नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ दूसरी विंडो में जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, उनसे मेरे नियमित व्यूअर्स जो हैं वो परिचित होंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार कांति भट्ट जी जो कि दैनिक हिंदुस्तान अखबार से जुड़े हुए हैं और इस समय चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए सर। जी नमस्कार। आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। कांति भट्ट जी को जब मैंने फोन लगाया था तो उस समय वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की कवरेज में गए हुए थे। तो मैंने सोचा है कि ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, क्योंकि वो फील्ड में हैं, चुनाव को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से फीडबैक लोगों को ले रहे हैं। तो क्यों ना चुनाव का जो उपचुनाव का जो ताजा हाल है वो भट्ट से लिया जाए। तो भट्ट जी, धन्यवाद समय निकालने के लिए। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब तो बस वोटिंग की घड़ी आने वाली है, कुछ ही जी घंटे रह गए हैं। मतलब काउंटडाउन आप कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप बहुत से फीडबैक हैं आपके पास, बहुत से इलाकों के, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों से आपने बात की है, रिपोर्टरों से भी आपने बात की है, कई पत्रकारों का फीडबैक लिया है आपने। जी। इस मोड़ पर अगर मैं कहूं तो ये केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कहाँ खड़ा हुआ है भट्ट जी? अभी दोनों स्तंभों पे है। तीसरे जी। स्तंभ पे भी तो हैं, लेकिन मुख्य चुनाव अभी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही है और जी। दोनों तरफ तलवारें भिजी हैं। अब भाजी जा रही है, भाजी गई है। अब किसकी तलवार में कितनी धार रही, ये अब मतदान के दिन चलेगा। अभी नेक टू नेक था, पर अब दो हम्म। तीन दिनों से, पिछले एक हफ्ते से स्थिति ये आई कि दोनों दलों ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी लगा ली है चुनाव पे। जहां सत्ताधारी दल की ओर से मुख्यमंत्री की चौथी सभा आज गुप्तकाशी वो रोड शो हुआ, वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज गांव गांव पहुंचे हैं और ये टैक्ट दोनों ने अपनाया है। पहले हम्म। कांग्रेस ने क्या किया था कि कांग्रेस ने बड़ी जनसभाओं की अपेक्षा छोटे छोटे गांव में जाकर के, छोटे छोटे ग्रुपों में जाकर के अलग अलग नेता गांव गांव में गए और वही नीति बीजेपी ने भी अपनाई। बीजेपी पहली बड़ी जनसभाओं के चक्कर में थी, फिर बीजेपी को लगा कि असली वोटर, क्योंकि जनसभाओं में केवल कार्यकर्ता आते हैं और सच तो ये कि जनसभाओं में केवल कार्यकर्ता आते हैं, गांव में वोटर है, इसलिए वो भी गांव गांव गए। तो अभी ये समझा जाए कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर पर अब चुनाव प्रचार हुआ और लगभग अच्छा। मतदान की तिथि भी आप देखेंगे कि यही स्थिति होगी। थोड़ा सा पिछले हम कहेंगे 2 दिनों में हो सकता है कि 19 और 20 या 20 या 18 या 18 और 21 की स्थिति तक हो सकती है। जी 18, 21, 19, 20, 20, 21। बट जी, जी लग रहा है कि बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है, जबकि उपचुनाव है। बट जी, जी अभी आपने बताया कि धामी साहब ने जो है 4 जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है, अचानक रोड शो उन्होंने कर दिया है। तो जी ऐसा लग रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब ने जो इस चुनाव को नाक का सवाल बना लिया है। कई लोग चर्चा कर रहे हैं और मैंने हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के नेता हैं उनका बयान भी जी सुना कि वो कह रहे हैं कि सीएम धामी साहब की कुर्सी जो है वो इसी चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है। तो ये मैं तो सोचता हूँ कि धामी की कुर्सी भी इस चुनाव पर निर्भर है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर ये चुनाव भाजपा हारती है तो धामी की कुर्सी गई। क्या ये कहना जल्दबाजी है, ये कहीं अति तो नहीं है ये, क्योंकि ये सिर्फ उपचुनाव है, या वाकई ऐसा लग रहा है? ये सर, भाजपा के आप देखें कि भाजपा हर चुनाव को जी। बहुत गंभीरता से लेती कि भाजपा की रणनीति तो माननी पड़ेगी। पर बद्रीनाथ के चुनाव परिणाम से जहां कांग्रेस ऊर्जित है, वहीं भाजपा उसकी हार के बाद हार के कारणों पर क्या रहा होगा उससे सबक सीख करके केदारनाथ का चुनाव लड़ रही है। और किसी की कुर्सी जाएगी बचेगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि बद्रीनाथ हारने के बाद और उधर अयोध्या हारने के बाद पूरे देश में ये फिजा बन रही थी भाजपा की कि जिनको वो अपने आप को सनातनवादी और हिंदूवादी घोषित करना प्रमाणित कर रहे थे और है भी।
इन्हीं धार्मिक स्थलों पर वो हार रही है। तो इस मैसेज को ये केदारनाथ से भी ये फीडबैक ना जाए, ये मैसेज चला ना जाए, इसकी बड़ी गंभीरता से भाजपा ने इसको लिया है। और केदारनाथ का चुनाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, भले ही ये कहना उपयोगी उचित नहीं होगा, लेकिन केदारनाथ के लिए जो सबसे बड़ा केदारनाथ पर जो फोकस प्रधानमंत्री जी का रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, वहां का चुनाव परिणाम क्या आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसको नाक का सवाल भाजपा ने तो बना ही लिया है। और कांग्रेस तो कह ही रही थी एक बार, मेरे मनोज रावत जी जो उनके प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे थे कि मेरे इस समय चुनाव मनोज रावत का नहीं है, इस समय प्रधानमंत्री और केदारनाथ की जनता का चुनाव है और अच्छा। पूरी सरकार लग जाएगी। उनका तो ये दावा था कि जब मैं प्रचार, हमारी कांग्रेस प्रचार तेज करेंगे तो प्रधानमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित पूरी ताकत मुझको मेरे मुकाबले खड़े होने की कोशिश करेंगे। जी। आप कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री का केदारनाथ से बड़ा लगाव रहा है और धामी साहब के लिए इसीलिए बड़े दबाव की बात है कि कम से कम केदारनाथ की सीट तो बचाए रखें अपने पास। जी। ये बताइए कि जो चुनाव प्रचार के दौरान जो है, एक वीडियो में देख रहा था कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल चोपता में जो है वो भरी सभा में रोने लगी। क्यों, मतलब वो क्यों भावुक हो गई? क्या जबकि उनकी पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की ये सीट रही है, क्या उनको ये फाइट टफ लग रही होगी या चुनाव के आखिरी वक्त में ये कोई इमोशनल दांव है? क्या लगता है ये आपको? दरअसल रोए तो महेंद्र भट्ट जी भी रोए थे एक बार, आपको याद होगा कि जोशीमठ में जब बदरी। चुनाव प्रचार कर रहा था तो वो भी रोए थे। हम्म। तो ये इमोशनल नहीं, दरअसल हुआ ये कि हम्म। केदारनाथ की यात्रा को डाइवर्ट करने का जो आरोप लग रहा है सत्ता पर, खास करके मुख्यमंत्री जी पर, दूसरा कि केदारनाथ जी को बुराड़ी, केदारनाथ धाम को बुराड़ी ले जाने की बात जो कांग्रेस कह रही है या जो नैरेटिव बना है, वो उनको आशा नौटियाल कह रही थी कि कांग्रेस मंदिर की राजनीति खेली। अभी तक कांग्रेस ये कहती थी कि भाजपा मंदिर और धर्म की राजनीति खेल रही है। यहाँ पर आशा नौटियाल ने कहा कि मंदिर की राजनीति कर रही है कांग्रेस। तो ये अजीबो गरीब बयान उनका दोनों तरफ से रहा। उनका कहना था कि मुद्दों के बजाय कांग्रेस मंदिर की बात कर रही है और केदारनाथ कैसे जा पाएगा वहां, केदारनाथ तो जा ही नहीं सकता, केदारनाथ को नहीं जा सकते। गौचर मेले में भी जो हुआ उस दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ को कहीं और कोई, क्या मेरा बाप तक नहीं ले जा सकता, मेरे बाप के बस की बात तक नहीं है, यहाँ पर जो मंच पे बैठे उनके बस की भी बात नहीं। तो कांग्रेस गलत प्रचार कर रही है। तो केदारनाथ मंदिर धाम जो बुराड़ी में बनने का मुद्दा रहा, ये तो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र चुनाव में खुद चर्चा का विषय रहा। यात्रा डाइवर्ट होने का मुद्दा अभी कांग्रेस ने उठाया और दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि फेक नैरेटिव है, कांग्रेस जानबूझ करके ऐसा कर रही है, जबकि हमारी मंशा कुछ नहीं है। शपथ खा के मुख्यमंत्री जी, मैं केदारनाथ जी की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी मंशा कभी ऐसी नहीं, केदारनाथ जी को भला कौन कैसे ले जा पाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन जो दिल्ली में शिलान्यास हुआ था उसका वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, लोग देख सकते हैं। उसमें तो उसको उसी तरह प्रचारित किया गया कि केदारनाथ धाम जो है दिल्ली में बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे मौका मिल जाए सबको जो केदारनाथ के दर्शन करने के। उस समय तो बड़ा बवाल मचा था। तो मतलब आप अभी कह रहे हैं कि इस मुद्दे का असर रहा है इस चुनाव प्रचार के दौरान? निश्चित रूप से रहा। कांग्रेस ने इसको खूब अपने चुनाव प्रचार का के लिए इसको खूब अच्छा मजे ढंग से इसको मांझ करके रखा और उतनी मांझ की सफाई भाजपा ने भी दी, सत्ता पक्ष ने भी दी। मुझे ये तो लगता है कि मुख्यमंत्री के कौन एडवाइजर रहे होंगे कि उन्होंने, क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि सचिव, वैद्य और गुरु को कभी राजा को प्रिय लगने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। अगर केदारनाथ बुराड़ी मंदिर में बनाने की बात, तो उनके जो एडवाइजर थे उनको कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि सर केदारनाथ तो कहीं जा नहीं सकता, बद्रीनाथ कहीं नहीं जा सकता। और दूसरा, हाँ, मैं एक बात और कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि केदारनाथ कांग्रेस के जमाने में
जब मुंबई में बद्रीनाथ बद्री मंदिर बना, तब तो हमने तब इतना बवंडर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा पाप तो इन्होंने किया कि बद्रीनाथ मंदिर मुंबई में बनाया, हमने तो बनाया भी नहीं, हमारी तो कोई मंशा भी नहीं। तो दोनों तरफ वार पलटवार दोनों तरफ चल रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री का ये कहना कि भाई आप ले गए बद्रीनाथ के मंदिर को, तो आप ले गए थे बद्रीनाथ मुंबई में, हम तो नहीं ले गए थे, ये रहा। और अब असली बात सर, आपके दर्शकों आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, आप देखिए कि गढ़वाल के उत्तराखंड के सबसे शिक्षित विधानसभा क्षेत्र मतदाता है वहां के। ये जो लिटरेसी परसेंटेज है वहां बहुत अच्छा है, जागरूक मतदाता है। और हमेशा जो सामाजिक मुद्दे रहे हैं या अन्य मुद्दे रहे, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, जागृति तो खूब रही है। यात्रा में बीच में जो अच्छी तरीके जो केदारनाथ की को भव्य बनाने के चक्कर में केदारनाथ के मूल तत्वों के साथ छेड़छाड़ी न हो, इस पर भी केदारनाथ की जनता सामने तो आई है। पर जो असल मुद्दे हैं सर, असल मुद्दे हैं, जैसे ऊखी मठ वाला क्षेत्र है, मदमहीसर वाला क्षेत्र है, चोपता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बेरोजगार अपने टेंट लगा करके ट्रैकिंग रूट पर, यात्रा रूट पर अपना व्यवसाय चलाते थे। वन विभाग ने उनको हटा दिया, तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, जब तुंगनाथ जी की डोली वापस आ रही थी कपाट बंद होने के बाद, तो जिस यात्रा रूट से आती है उस यात्रा रूट पर वन विभाग ने अपने कैंप लगाए थे और केदारनाथ की डोली ठहर गई वहां पर। तो ये बड़ा विचित्र मैसेज कि जो तुंगनाथ जी की डोली। तो इस पर भी कांग्रेस ने इसको भी मुद्दा बनाया, ठीक बनाया। उन्होंने कहा कि जो जनता के व्यवसाय को तो रोका, व्यवसाय के मार्ग को तो रोका, इन्होंने भगवान के रास्ते को भी रोक लिया है। भले ये मामला सेंचुरी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था कि वे सेंचुरी एरियाज में ज्यादा आवाजाही न हो, लेकिन चुनाव के वक्त में और जब पेट आ जाए केदारनाथ की जनता के, जो वहां के लड़के बेरोजगार हैं, पूरी यात्रा पर निर्भर था, तो उनका आक्रोश तो था ही, और ये आक्रोश भी मुद्दा बना है चुनाव में। इधर लेकिन भट्ट साहब, आप इतने बरस से चुनाव को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव हम लोग मुद्दों पे लड़ रहे हैं या मुद्दों पे हम लोग वोट करते हैं? हमारे लोग तो अब ट्रेंड तो बहुत बदला है, मुद्दे तो आते नहीं चुनाव में कभी। आपने ठीक, अब तो सारे देश में चुनाव में मुद्दे मुर्दे हो गए हैं या मुद्दों को मुर्दा बनाया जाता है, इमोशनल को खड़ा किया जाता है। और इस बार जो केदारनाथ का जो चुनाव रहा, वो जो परंपरागत चुनाव तरीके, प्रचार शैली, घर घर जाना, रैली होने के साथ साथ सोशल मीडिया ने गजब का खेल खेला इस बार। और पूरे मैंने कहा क्योंकि वहां लिटरेसी का परसेंटेज अच्छा है, तो सोशल मीडिया के जरिए बातें खूब प्रचारित की गई, दोनों दलों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो अब जो असल मुद्दे हैं, जैसे आप ये दुर्गाधार वाला, चोपता वाला है, इधर सड़कों का मामला है, पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज स्थापित नहीं हो पाया, उसका मुद्दा था। इधर आप कालीमठ की तरफ चले जाएं तो कालीमठ चौमासी जो सड़क है उसकी दुर्दशा है, ये मुद्दा देखा गया। जो अगस्त मुनि और ये गुप्तकाशी और इसका जो सड़क यात्रा रूट का मामला था, ये मुद्दा रहा। पर असल मुद्दे दो तीन हैं, जो है बेरोजगारी का मुद्दा रहा, सड़कों का मामला रहा, शिक्षा का मामला रहा, हॉस्पिटल आज भी रेफर सेंटर से बने हुए हैं, ये मुद्दे तो हैं। और कहीं हॉस्पिटल ही नहीं, ये मुद्दा तो रहा चुनाव में। हाँ, मुद्दा तो रहा, लेकिन अब क्योंकि बहुत निर्णायक घड़ी आने वाली है वोटिंग की, तो अब मतदाता के उसमें प्रायोरिटी में है कि नहीं है, ये देखना होगा। एक खबर में पढ़ रहा था, इसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है। जिस चोपता में बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल रो पड़ी थी, उसी चोपता में रविवार को जो है वो शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं। रूलिंग पार्टी पर भी आरोप लग रहा है, और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं यहाँ पे। तो क्या ये आखिरी वक्त में जो वोटर हैं उनको प्रभावित करने के लिए साम दाम का खेल चल रहा होगा क्या? इस पे क्या आप
जी। जी, ये दुर्भाग्यवश राजनीति के आखिरी दौर में हुँ, ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि शराब, पैसा, दुष्प्रचार ये सारे मुद्दे चलते रहते हैं और हुँ। पहाड़ी में एक भाषा भी है, वही कालरात्रि है ये सब। जिसको उनके आज दाँव खेलो हर वक़्त। तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे भी यह है कि चुप्ता में शराब पकड़ी गई है और एक पार्टी विशेष की कार पे पार्टी विशेष के कार्यकर्ता माने पदाधिकारी का स्टिकर भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक हाँ। पार्टी के अध्यक्ष ने अभी हुँ। निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है कि भाई हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि ये दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साजिश है पूरी। और वो पत्र भी हुँ, आपके पोर्टल पर अभी संभवतः हुँ। है। वो जो एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष ने लिखा है कि बदनाम हमको किया जा रहा है और शराब किसी और की थी। और दूसरी ओर जो पार्टी है, एक पार्टी है, वो कह रही है सब देखिए ये है हानक इनकी कि इन्होंने एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता तो बाकायदा अपनी कार और झंडे भी दिखाए दिखाए जा रहे हैं कि भाई ये झंडे हुँ, देखिए इसमें इसके साथ कार के साथ हुँ। झंडे हैं, शराब है और एक ब्रांड की शराब है। ये सब कुछ दोनों सब तो चल रहा है सर। हुँ, 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 हुँ। तो तो चूँकि आखिरी दौर है तो आप कह रहे हैं कि इसमें जो है वो काल रात्रि वाली जो बात आप बता रहे हैं, तो जी, वो उस दोनों पार्टियों के लिए है। चूँकि बरसात चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, वोटिंग की घड़ी आने वाली है। बीजेपी ने तो सब कुछ झोंका हुआ है और जो मेन विपक्षी दल है कांग्रेस उसका कैंपेन भी चला है, लेकिन उसका कैंपेन रहा कैसे? क्या जो उसके सारे महारथी थे वो कैंपेन में दिखाई दिए या क्या वो वाकई इकट्ठा होकर लड़ते दिख रहे थे या आपस में ही लड़ रहे थे? क्या आपको नहीं, उस खेमे नहीं, से खबर है? नहीं आपस में इनके कांग्रेस के बल ही आपस में एक दूसरे के कद को बर्दाश्त न करने की प्रवृत्ति हो। हुँ, पर इस चुनाव में हुँ, ये मानना पड़ेगा कि हरीश रावत जी भी साथ हैं तो प्रीतम सिंह जी भी दूसरे, क्योंकि भले ही ये सारे नेता एक साथ नहीं हैं, अलग-अलग उसमें जा रहे थे, घाटियों में जा रहे थे। कोई हुँ, मदमेश्वर घाटी की तरफ, कोई काली मठ की तरफ, कोई ऊखी मठ की तरफ, गाँव-गाँव। पर हरीश रावत जी भी हैं तो प्रीतम सिंह जी भी हैं, तो इधर हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी साथ पूरे उसमें रहे। यशपाल आर्य जी रहे, हरक सिंह जी रहे, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो रहे। और बड़ी बात ये है कि नेताओं के पीछे एक नेता जहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब अलग-अलग नेता अलग-अलग ग्रुप हो गए। ये अटैक हुँ, कांग्रेस की रणनीति काम तो कर ही गए, क्योंकि गांव-गांव गए ये लोग, अलग-अलग ग्रुपों में गए, हुँ, भले एक दूसरे का हाँ, चेहरा बर्दाश्त कर पाए न कर पाए, लेकिन मनोज रावत के चुनाव में या बद्रीनाथ की वो केदारनाथ की किधर? जैसे बद्रीनाथ में वही टैक्ट इन्होंने भी इस समय हुँ, केदारनाथ में भी अपनाया। और प्रचार हुँ, घर-घर जा करके प्रचार करने में, इमोशनल कार्ड खेलने में दोनों कमी नहीं रही। हरीश रावत जी जो पहाड़ का लबादा दोखा है उसको पहन के गाँव-गाँव जा रहे हैं और कभी हुँ, खेतों में महिलाओं के साथ कि लहसुन बो रखा है, धनिया बो रखा है, खेत-खेत में चले गए। तो ये तो हुँ। दोनों अच्छा। लोगों को प्रभावित करने में रहे। जी, अच्छा बट साहब पिछले चुनाव में जो 2022 में 2 साल पहले हुआ था जी, उसमें कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरे थे कुलदीप रावत जो कि तब निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया था लगभग जी, 22% वोट के आसपास कुलदीप रावत ले गए थे जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को तब 21% के आसपास वोट मिले थे जबकि जी, बीजेपी को मिले थे 36%। यानी कुलदीप रावत बहुत बड़ी वजह रही है मनोज रावत की हार की और ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने सीट जो है कुलदीप रावत की वजह से निकाली और इस बार कुलदीप रावत तो बीजेपी में है। लेकिन क्या कुलदीप रावत में वो कुवत दिख रही है कि वो अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं बीजेपी को? और लोगों ने उस समय कुलदीप रावत को वोट किया था। अब कुलदीप हम्म, रावत उस वोट को बीजेपी को दे पाए या नहीं दे पाए, ये कुलदीप रावत के अंदर की बात है, या ऐश्वर्या रावत जी जो हम्म, दावेदार समझी जा रही थी, दिल हम्म, से वो कितने साथ रहे होंगे। और क्योंकि खड़े तो थे कुलदीप रावत जी मंच पर जो कुलदीप रावत जी के समर्थक थे या वो उनको छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस को दिया होगा, सॉरी बीजेपी को दिया होगा वोट,
ये अभी कहना जल्दबाजी हो गया, क्योंकि एक लोगों का कुलदीप रावत ने लोगों के बीच में काम किया ही था, हारने के बावजूद कि लोगों के बीच में थे, लोगों के बीच में तो लोगों की हम्म सहानुभूति तो थी ही। और इस बार हम्म अगर उनको टिकट, वो भी भाजपा की ओर से दावेदार माने जा रहे थे, टिकट नहीं मिला, तो क्या वो नाराजगी जो उनकी रही हो मतदाताओं की कसक रही होगी, या जो सहानुभूति कसक, कुलदीप रावत को टिकट न मिलने की कसक और नाराजगी, वो बीजेपी के पक्ष में आई या नहीं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। और खुल हाँ करके कहेंगे। ये कहना जल्दबाजी है। अभी आप ये भी कह रहे थे कि जो कांग्रेस के महारथी थे जितने दिख रहे हैं वो सब इकट्ठा दिख तो रहे हैं कम से कम। तो क्या बीजेपी के भीतर जितने दावेदार थे, आपने बताया बताया कि ऐश्वर्या हैं, कुलदीप हैं, और भी लोग हैं, क्या वो भी ऐसे ही दमखम के साथ जुटे होंगे अपनी पार्टी कैंडिडेट को जिताने के लिए, या जो नाराजगी का भाव है या जो असंतोष का भाव है वो कहीं दिखा है उनमें या उनके कार्यकर्ताओं में या उनके समर्थकों में? क्या लगता है, क्या बीजेपी एकजुट होकर लड़ी है, इस चुनाव को लड़ रही है? नहीं, बीजेपी के नेता तो दिखे, पर और मंच पर कुलदीप जी भी दिखे, ऐश्वर्या जी भी हम्म दिखी, पर उनके वोटर गए कि नहीं, ये मुझे अभी डाउट लग रहा है। अच्छा। उनके समर्थक, डाउट इसलिए लग रहा है कि उनका सहानुभूति वोट कुलदीप जी के प्रति सहानुभूति थे। इधर इनका शैलजा जी जो शै- ऐश्वर्या जो शैला दावेदार शैला थे रानी उम्मीदवार, राम। शैला जी जी जी। के प्रति हो रहा, तो वो वोट गया होगा कि नहीं होगा, अभी मुश्किल लग रहा है। दूसरी एक है कि मनु जी, लगभग 92,000 वोटर हैं केदारनाथ विधानसभा जी। क्षेत्र में। पिछली बार भी फरवरी में चुनाव हुआ था, इस बार अब चुनाव इस समय हो रहा है, तो ये जो समय है, अगर 60,000, 62,000 या 65,000 के लगभग वोट होता है, इसमें जो तीसरे दो और हैं, चाहे त्रिभुवन जी हैं या यूकी जी हैं, वो कितना वोट लाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। हम्म पिछली बार जो हाँ वोट मैं पड़ा था, जी, हाँ प्लीज बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार भी 60,000 के तकरीबन वोट पड़ा था, और आपने हम्म देखा कि कुलदीप राव जी अच्छा खासा वोट ले गए थे। अब की बार ये देखना होगा कि जो निर्दलीय या यूकेडी है वो कितना वोट ला रहे हैं, हम्म और ये आ, दोनों आप कितना वोट। जी, हाँ, आपने बताया कि जो बाकी कैंडिडेट हैं इन भाजपा और कांग्रेस के अलावा, वो कितना वोट लाते हैं, ये इस पे बहुत चीजें निर्भर करेंगी। जैसे यूकेडी से आशुतोष भंडारी हैं, और निर्दलीय त्रिभुवन चौहान भी मैदान में हैं। त्रिभुवन का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि उनके समर्थन में बॉबी पवार जो है वो प्रचार करते हुए दिखे हैं, और बॉबी जो हैं वो युवाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी है। तो क्या आपको जोर लग रहा है अपने। कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, खासकर त्रिभुवन चौहान हैं, बॉबी पवार के सपोर्ट से वो कहीं जो है कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, या कहीं वो उनका असर होगा किसी इलाके में? क्या आपको लग रहा है ऐसा? बेरोजगारों के स्वर कहाँ रहे, बेरोजगार, क्योंकि ठीक है, बेरोजगार अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर अच्छे आते हैं, पर जनमत को प्रभावित करने में इस समय बेरोजगारों की कितनी भूमिका रही, ये उनकी कुव्वत की भी परीक्षा होगी कि क्या हम्म उन्होंने, जैसे हम्म आपने देखा है कि महाराष्ट्र में मनसे था, वो इमोशनल खूब थे, लेकिन कभी चुनाव में बहुत तरीके से सफल नहीं हो पाए। ये राजनीति, भारतीय राजनीति का गणित है कि इमोशनल मुद्दे ये खूब प्रचार में रहते हैं, खूब चर्चा में रहते, पर जनमत को प्रभावित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वोट को ट्रांसफर कर पाते हैं ये नहीं, ये बड़ी कला की बात है। क्योंकि हम सब जगह देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि मन से बड़ी ताकत के साथ खड़े होते, युवा वहां खूब मराठा प्रतिष्ठा के लिए खड़े होते थे, लेकिन जब वोट की बात आती तब वो कमाल नहीं दिखा पाते थे। अब ये देखने की वाली बात होगी, निसंदेह बॉबी पवार का अपना प्रभाव है युवाओं में, लोग उनके कारण हम्म इकट्ठा होते हैं, और वो सहानुभूति भी, सॉफ्ट कॉर्नर भी उनके प्रति है, और वो जनता के जो हम्म मुद्दे उठाते हैं, अभी जैसे मीनाक्षी सुदनम वाला मुद्दा रहा, उस पर भी लोग हम्म उनके
सही निर्णय, वो तो जांच का विषय होगा कि कौन गलत था कौन सही, लेकिन युवा उनके साथ तो थे, इस बात को मानना पड़ेगा लोगों। पर वो युवा जैसे अब युवा बेरोजगारी के कारण बॉबी पवार के साथ या त्रिभुवन चौहान के साथ आते हैं कि नहीं, ये यात्रा के मुद्दे पे युवा नाराज हैं, यात्रा ठीक न चलने के कारण, ये यात्रा को डाइवर्ट करने का जो आरोप का है लग रहा, उसके कारण युवा प्रभावित हुए कि नहीं हुए, ये बात देखने वाली बात होगी। और अभी जो टक्कर लग रही है ये त्रिकोणीय ही लग रही है, इसमें पर ये दो और ध्रुव हैं, इनके इन दो ध्रुवों के अलावा जो दो और ध्रुव हैं वो क्या कमाल कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। हाँ। अच्छा भट्ट जी, मेरी जो है वो केदार घाटी में कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि पूरे कैंपेन के दौरान जो है पूरा मेला लगा रहा, पूरी सरकार यहाँ थी, पूरा ऑपोजिशन यहाँ था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ थे। तो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते आपसे पूछूं कि केदारनाथ सीट पर सबसे ज्यादा दांव किस नेता का लगा? क्या ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव है? क्या ये आशा नौटियाल वर्सेस मनोज रावत का चुनाव है? या ये धामी साहब के अकेला चुनाव है? या ये गोदियाल वर्सेस बीजेपी या कुछ और नेताओं का चुनाव है? या सिर्फ धामी साहब का चुनाव? नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा, भाजपा भाजपा सरकार और कांग्रेस की प्रतिष्ठा, और भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी प्रतिष्ठा, क्योंकि वो केदारनाथ जब केदारनाथ की बात आती है तो केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे केदारनाथ का वृत्त चित्र हमारे मस्तिष्क आ जाता, पूरे देश में यही जाता है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र, मतलब पूरा केदारनाथ। और तो निस्संदेह ये पूरा चुनाव इस समय कांग्रेस ने बद्रीनाथ, मैंने कि बद्रीनाथ चुनाव जीतने के बाद बहुत ऊर्जित है कांग्रेस के लोग, एक संजीवनी मिली है उनकी, और बद्रीनाथ जीतने के बाद और उधर अयोध्या जैसे धार्मिक क्षेत्र वो भी भाजपा के प्रतिपक्ष के पास गया। तो ये पूरे देश में नैरेटिव बनाने के लिए ये माहौल कांग्रेस ने बनाया है। पूरे लेकिन भट्ट जी, बीजेपी तो कहते हैं कि बद्रीनाथ सीट तो उनके पास, उनकी सीट नहीं थी, वो तो कांग्रेस की सीट थी, तो मतलब ऐसा भी तर्क दिया जाता है, दलील दी जाती है सार के पीछे। निसंदेह अजीब तर्क इसलिए कह रहा हूँ कि यदि ये कांग्रेस की ही सीट थी तो फिर राजेंद्र भंडारी, क्योंकि राजेंद्र भंडारी नहीं जीते थे, वहां कांग्रेस जीती थी, तो फिर लोकसभा चुनाव में भंडारी को लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या भंडारी कांग्रेस से बड़े थे क्या वहां? तो ये दरअसल भाजपा हो या कांग्रेस हो, चुनाव के दफे दोनों अपनी सुविधा के अनुसार तर्क गढ़ते हैं। इन कोई भी दल हो, इनकी अपनी सुविधा के अनुसार तर्क गढ़ने की बात है। और यदि केदारनाथ के चुनाव की प्रतिष्ठा पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या ये मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी सवाल बनेगा क्या? ये सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो अभी भाजपा के एक बड़े नेता ने जब दिल्ली में एक बड़ा समारोह के पर्व किया, उसके बाद ये प्रश्न आने लगे कि क्या इन फ्यूचर वो भी दावेदार हो सकते हैं क्या मुख्यमंत्री के? तो क्योंकि आज का तक मैंने कहा आज सोशल मीडिया का जमाना है, राजनीति की तर्क अपने अपने ढंग से लगाने का चुनाव है। तो जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी तब लोग कह रहे थे कि कोई भविष्य का मुख्यमंत्री भी प्रचार करने आया होगा शायद यहाँ पर। तो क्योंकि मैं कालीमठ में भी क्षेत्र पे गया तो वहां के लोगों से पूछा तो जो सड़क की दुर्दशा पे के साथ साथ वहां के लोग ये भी कह रहे थे कि सब बीच में कि भाजपा के साथ जो प्रचार में आ रहे हैं एक मुख्यमंत्री भविष्य के मुख्यमंत्री भी प्रचार में आ रहे हैं और दिख तो रहे हैं प्रचार में, पर वो शायद नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत हो, क्योंकि उनके भाग्य तभी खुलेंगे। जी हाँ, जितने मुंह उतनी बातें। ये तो खैर हो क्योंकि अब तो चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, 20 तारीख वोट पड़ने हैं, 23 तारीख को रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आखिरी सवाल मैं पूछूं भट्ट साहब, केदारनाथ उपचुनाव से क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में की राजनीति में? अगर आप इतने साल से आप देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं,
इस चुनाव को भी आप भांप गए हैं, इसके नतीजे भी आप भांप गए हैं कि कैसे और क्या होने वाले हैं, इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इससे क्या कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड की राजनीति की बात करूं तो? ये है कि कांग्रेस को थोड़ा संजीवनी मिलेगी। अगर और जीते तो? हाँ, अगर जीतेगी तो अगर उनको ये लगता है क्या, जैसे थोड़ा सा 2 ड्रॉप पोलियो के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 2 ड्रॉप और केदारनाथ से भी मिल जाते तो शायद बच्चा स्वस्थ हो जाता और तेज भागने लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाजपा भी ये चाहेगी कि ये बच्चा इतना भागे, ये इतना तेज भागे कि हमको लंगड़ी मार दे आगामी चुनाव के लिए। तो दोनों ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रखी है और अभी तक जो भी ये तय है कि जो जीतेगा वो 2000 से लेकर के 5000 के बीच में ही ये इतनी क्लोज फाइट होगी। अच्छा, तो जी आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट है अभी तक आप जो देख रहे हैं वहां पे? जी जी 2 से 5 के इसीलिए बीच में जी 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 जी। क्योंकि तो आपकी हाँ जी जी सर, जी क्योंकि बताइए सर। छन छन के जो बातें आ रही हैं उसमें यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। वो है कि वो 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण तापर मत चूको चौहान वाली बात है। भले यहाँ चौहान भी है कोई, पर ये वाली स्थिति है दोनों में कि कोई आखिरी दम तक कोई अभी आप देख लीजिएगा कि 19 जब हम वार्ता करें उसके बीच में भी घर घर जाकर के प्रचार हो रहा है। दोनों दलों के लोग, भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष भी घर घर जा रहे हैं, प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, भाजपा के दिग्गज नेता भी घर घर जा रहे हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र। यही कांग्रेस की ओर से मनोज रावत जी, उनकी टीम, हरीश रावत जी, उनके साथ अन्य लोग, बद्रीनाथ के विधायक जी, ये सब लोग वहां जा रहे हैं। और कांग्रेस ने इस चुनाव में ये किया कि यहाँ अपने जो मंगलोर से जो है उनको कहीं नहीं लाए चुनाव। अब देख लीजिए कि कांग्रेस धर्म के मामले पर कितनी फूक फूक के रख रही है कि मैसेज गलत न चला जाए, धर्म के मामले में मैसेज न चला जाए। इसीलिए अपने एक तो सर्वधर्म की बात करी, पर वहां से काजिम नवाजुद्दीन को कहीं प्रचार में नहीं लाए। तो ये टैक्ट कांग्रेस वही चाल खेल रही है जो भाजपा ने खेली, और भाजपा वही तीर बाहर निकाल रही जो कांग्रेस के संभावित तीर थे। तो दोनों बहुत समझ के खेल रहे। तो कुल मिला के चुनाव उपचुनाव है, चुनाव भी क्या है, उपचुनाव है, लेकिन दांव बड़े बड़े हैं और इतनी क्लोज फाइट आप बता रहे हैं, जिस तरह के जमीन पे आप चीजें देख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। क्योंकि केदारनाथ का चुनाव है, सबसे बड़ी बात यह है, तो इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, दिल्ली तक तो सुनाई देगी ही देगी। निश्चित जी, तो गोपी सर से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट जी ने जो है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद का जो मोटा मोटा आकलन बताया, उससे आप बहुत चीजें आप समझ गए होंगे, बहुत खेल जो है वो समझ में आ गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, और भविष्य की जो तस्वीर है वो क्या हो सकती है। तो क्रांति भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विस्तार से आपने जो आकलन किया, इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी, आपके सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।